तो ये मैट्रिक्स मेथड हो गया। इस तरीके से हमने अभी मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखाने, लेकिन मैट्रिक्स को भी सोल्व करना नहीं सीखा। अभी देखो ये चीज़ समझ में आ गई। ये 3x3 का, ये 3x1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x1 का आता है, ये 3x1 का है अपने पास। क्लियर है? अब देखो ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को हम लोग मैट्रिक्स Z बोलते हैं, प्रतिबाधा मैट्रिक्स, इंपिडेंस मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स है ये धारा का मैट्रिक्स है, करंट मैट्रिक्स बोलते हैं इसको, I मैट्रिक्स। और ये जो मैट्रिक्स है इसको वोल्टेज का है, तो इसको वोल्टेज मैट्रिक्स बोलते हैं, वोल्टा मैट्रिक्स। आई बात समझ? तो इसको बोलते हैं क्या? प्रतिबाधा मैट्रिक्स बोलते हैं इसको, तो प्रतिबाधा मैट्रिक्स, इंपिडेंस मैट्रिक्स, इंपिडेंस मैट्रिक्स। इसको बोलते हैं करंट मैट्रिक्स, धारा मैट्रिक्स। ये हो गया करंट मैट्रिक्स। ये क्या हो गया? वोल्टा मैट्रिक्स, वोल्टेज मैट्रिक्स, वोल्टा मैट्रिक्स। ये है वोल्टेज मैट्रिक्स। ठीक है, ये तीन चीजें आ गई। हम लोग ये क्यों कर रहे हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में क्यों बनाया था? हमारा मोटिव क्या था? हमने सबसे पहले क्या किया था, हमने किरचॉफ लॉ का सेकंड जो किरचॉफ लॉ उसका एनालिसिस पढ़ रहे हैं हम, तो उसमें हमने क्या किया, उसके अंदर हमने पहले सर्किट बनाया, फिर इसके तीन इक्वेशन निकाले किरचॉफ लॉ लगा के, केवीएल लगा के, और इन तीनों इक्वेशन में तीन अननोन I1 I2 I3, इन I1 I2 I3 को सोल्व करने के लिए हमने क्या लगाया, किरचॉफ का लॉ लगाया। सॉरी, मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज किया इसको। तो मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज तो कर लिया, लेकिन अभी सोल्व थोड़ा ना कर लिया हमने। हमारे को तो क्या चाहिए, I1 I2 और I3 का वैल्यू चाहिए ना। तो I1 I2 और I3 का वैल्यू कैसे निकालते हैं वो हम लोग यहाँ से डिसाइड करेंगे कि I1 I2 I3 हम लोग कैसे कैलकुलेट करें। तो I1 I2 और I3 कैलकुलेट करने का अभी अपने पास टास्क है। तो उससे पहले मैं एक दूसरी चीज़ बता देता हूँ। देखो ये जो Z है, इसको, ये जो Z मैट्रिक्स आ गया, इसको क्या बोलते हैं, प्रतिबाधा मैट्रिक्स बोलते हैं। इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी लिखते हैं, इसको थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूँ मैं। प्रतिबाधा मैट्रिक्स को, प्रतिबाधा मैट्रिक्स आ गया तो इसको ऐसे लिखते हैं Z, ये आ गया आपके पास में प्रतिबाधा मैट्रिक्स। इसको जनरली ऐसे लिखते हैं कि ये जो पहला एलिमेंट Z11 होता है, ये जो एलिमेंट होता है Z12 होता है, ये Z13 होता है, ये Z21, ये Z22, ये Z23, ये Z31, ये Z32 और ये Z33 एलिमेंट होता है। यही तो होते हैं ना 9 एलिमेंट 3x3 की मैट्रिक्स में। ये Z11 है, तो यहाँ पर अगर मैं तुलना करूँ, कंपैरिजन करूँ, तो Z11 यहाँ के हिसाब से Z क्या है, ये Z मैट्रिक्स है ना, तो यहाँ के हिसाब से ये Z ये आ गया क्या, Z1 + Z3। मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, क्या था इसका, इसी किसके बराबर आ गया, एक तरीके से ये आ गया Z1 + Z3 - Z3 है ना, ये है -Z3 0, Z3 और ये आ गया 0, और आगे क्या है, आगे है -Z3 0, -Z3 0, और उसमें है Z2 Z3 Z5, Z2 Z3 Z5, फिर है -Z5, ये -Z5, इसमें -Z5, और फाइनली Z4 + Z5, Z4 + Z5, यही है। इसको इससे कंपेयर करता हूं, अगर मैं इन दोनों की तुलना करेंगे तो Z11 क्या आ जाएगा, Z1 + Z3। तो Z यहाँ से मैं अगर बात करूँ तो Z11 का वैल्यू अपने को पता है कि ये क्या आ रहा है ये। अब इस चीज़ को समझना, Z11 किस चीज़ को बताता है। Z11 का मतलब है लूप 1 की प्रतिबाधा, इम्पीडेंस ऑफ लूप 1। Z11 का 1 1 मतलब दोनों 1 1 को शो करें ना, तो इम्पीडेंस ऑफ लूप 1,
इम्पिडेंस ऑफ लूप 1, मतलब लूप 1 की प्रतिबाधा, लूप 1 की प्रतिबाधा। क्लियर है? अब लूप 1 की प्रतिबाधा का क्या मीनिंग है अभी मैं समझाऊंगा। पहले एक बार इन सब का नाम लिख लेते हैं हम लोग। Z12, Z12 मतलब लूप 1 और 2 के बीच में जो प्रतिबाधा उसको, तो 1 और 2 के बीच की जो प्रतिबाधा उसको बोलते हैं अन्योन्य प्रतिबाधा, म्यूचुअल इंपीडेंस। तो म्यूचुअल इंपीडेंस की बात कर रहा हूं मैं, किसकी? म्यूचुअल इंपीडेंस। तो लूप 1 और 2 की म्यूचुअल इंपीडेंस है ये। तो ये है लूप 1 व लूप 2 की अन्योन्य प्रतिबाधा, अन्योन्य प्रतिबाधा, म्यूचुअल इंपीडेंस ऑफ लूप 1 एंड लूप 2, या ऐसे भी बोल सकते हैं बिटवीन लूप 1 एंड लूप 2। लूप 1 और लूप पहला और लूप दूसरा, उसके मध्य की जो अन्योन्य प्रतिबाधा है वो। Z13 सीधा सीधा समझ में आता है। Z13 का क्या मतलब होता है? अब सबके मतलब वैसे ही है। Z13 का क्या मतलब है? 1 और 3 के मध्य, तो म्यूचुअल इंपीडेंस है ये भी, म्यूचुअल इंपीडेंस ऑफ लूप 1 एंड 3, 1 और 3 के मध्य, लूप 1 एवं 3 के मध्य क्या? अन्योन्य प्रतिबाधा, अन्योन्य प्रतिबाधा। क्लियर है ना? ऐसे सब के लिए लिख सकते हैं हम लोग। मेरे को जहां तक लगता है हर चीज समझ में आ गई होगी आपको, तो हर एक इसके लिए बात कर सकता हूं मैं। जैसे अभी मैं किसी के लिए भी बात करूं तो जैसे Z23 का मतलब 2 और 3 के मध्य अन्योन्य प्रतिबाधा। Z32 मतलब 3 और 2 मतलब 2 और 3 या 3 और 2 एक ही बात है ना। अरे 3 और 2 के मध्य जो प्रतिबाधा है वही तो 2 और 3 के मध्य प्रतिबाधा होगी ना। तभी आप हमेशा इसमें एक चीज नोट करना कि ये वाला कहाँ गया, ये वाला और ये वाला सेम आ रहा है, देखना -Z5 इसी तरीके से 2-1 जो है वही 1-2 के बराबर है, क्योंकि 1 और 2 के मध्य अन्योन्य प्रतिबाधा 2 और 1 के मध्य अन्योन्य प्रतिबाधा एक ही बात है। तो ये वाले दोनों बराबर आ रहे होंगे, ये दोनों बराबर आ रहे हैं। अरे ठीक है ना, ये Z13 Z31 ये 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है। अरे चमक रहा ना ये चीज़, समझ में आ रहा है ना कैसे? तो 3-1-1-3 2-1-1-2 3-2-2-3 ये टर्म क्या आ रहे हैं? इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको मैं अभी डायरेक्ट लिखना सिखा दूंगा। दूसरी चीज, तो इनके सबके नाम लिखना आपको समझ में आ गया कि इनका मतलब क्या है। जैसे 2-2 का मतलब है कि केवल दूसरे की प्रतिबाधा, दूसरा जो लूप है उसकी, सेकंड लूप की इंपीडेंस है। 3-3 का मतलब केवल थर्ड लूप की इंपीडेंस। ठीक है, अभी मैं इसको समझाता हूँ, ये कैसे इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप। क्या है? Z11 लूप 1 की इंपीडेंस है ना, तो लूप 1 Z11 क्या आ रहा है? Z1 + Z3। अगर ये डायरेक्ट आपको ये टेबल बनाना ना, ये वाला, जैसे आपने ये किया है, ये 3 इक्वेशन बनाए और 3 इक्वेशन बनाने के बाद में आपने क्या, ये मैट्रिक्स बनाया था ना। 3 इक्वेशन बनाने के बाद में ये मैट्रिक्स बनाया था Z वाला। ये Z वाला मैट्रिक्स डायरेक्ट भी बना सकते हैं। वैसे तो आपके एग्जाम में तो सब्जेक्टिव बड़ा क्वेश्चन आता है, तो आपको पूरा वैसे ही करना है, लेकिन आप इसको क्रॉस चेक करने के लिए कि जो आपने किया है कि वो ठीक है कि नहीं, तो उसके लिए एक लॉजिक है। ये मैट्रिक्स डायरेक्ट कैसे बना सकते हैं? जैसे ये मैट्रिक्स क्या है? ये मैट्रिक्स यही तो है, ये इसी मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ ना। तो ये Z11, ये पहला टर्म क्या आएगा? Z11 मतलब पहले लूप का इंपीडेंस, प्रथम लूप जो है उसकी प्रतिबाधा। तो प्रथम लूप की इंपीडेंस क्या है? देखो, मैं कहाँ से निकालते हैं हम? सर्किट से निकालते हैं ना। तो देखो, पहले लूप की, ये पहला लूप है, पहले लूप में जो भी प्रतिबाधा लगा रही है उनको सबको योग करके ऐड करके लिख दो। ये जो है क्या क्या है इसमें? एक तो Z1 एक Z3 ये लिखे हुए, तो Z1 + Z3 ये है। अरे Z1 + Z3 क्लियर है, पहला टर्म आ जाता है डायरेक्ट। फिर Z12 के बीच में, 1 और 2 के बीच में जो लगी हुई है, तो लूप 1 और 2 के बीच में देखो,
लूप 1 ये है, लूप 2 ये है, इन दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है? Z3 लगा हुआ ना। पर यहाँ पर वो आप ध्यान रखने के लिए देख सकते हो कि यहाँ पे क्या, ये माइनस साइन के साथ में आ रहा है, ठीक है। तो वो याद रखने का तरीका है, ध्यान रखने का। मैं डायरेक्ट लॉजिक बता रहा हूँ कि क्रॉस चेक कर सकते हो। तो ये Z12 क्या आ गया? -Z3। अब थर्ड 1 और 3 के बीच में, तो 1 और 3 के बीच में क्या लगा हुआ है? तो 1 तो यहाँ पर है और 3 है, तो 1 और 3 के बीच में तो डायरेक्ट तो कॉन्टेक्ट है ही नहीं ना, मतलब 2 के थ्रू कॉन्टेक्ट है। 1 और 3 के बीच में तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं, मतलब कुछ भी नहीं लगा हुआ, तो 0। तो 1 और 3 के बीच में जो लगा हुआ उसके लिए क्या आ जाएगा? एक सेकेंड, 1 और 3 के बीच में जो लगा हुआ उसके लिए क्या आ जाएगा? 0। क्लियर है? अब देखो 1 2 आ गया तो 2 1 भी आ जाएगा सेम, तो ये टर्म भी हो गया। 3 1 आ गया, सॉरी 1 3 आ गया तो 3 1 भी हो जाएगा, ये भी आ जाएगा। अब ये बीच वाला जैसे 2 2 निकालना है, तो केवल दूसरे के लिए प्रतिबाधा, तो केवल दूसरे के लिए, तो लूप 2 में ये इसके लिए प्रतिबाधा एक ही लगी हुई, एक ही लगी हुई, एक ही लगी हुई, तो Z2 + Z5 + Z3 तीनों को ऐड करके लिख दो। तो Z2 + Z5 + Z3 ये आया ना Z22। अरे क्लियर है? इसी तरीके से Z23 2 और 3 के मध्य, तो बिटवीन 2 और 3, तो 2 और 3 के बीच में देखो Z5 लगा हुआ है, तो ये बिटवीन Z2 एंड सॉरी लूप 2 एंड लूप 3 के मध्य ये आ गया -Z5। आ रही बात समझ में? ये जो बीच वाले हैं ना उनमें माइनस साइन आ रहा है, ये ध्यान रख लेना, बाकी में आपको पता ही चल गया। तो आप इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, डायरेक्ट भी लॉजिक ध्यान रखा हमने। अभी इसको आगे और आगे चलाते हैं इसको। हमारे को यहाँ से I1 I2 और I3 निकालना था ना, I1 I2 और I3। तो I1 I2 और I3 निकालते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं फिर। देखो I1 I2 I3 निकालने का तरीका यहाँ पर एक तरीका दिया जाता है। जैसे अगर आपको I1 निकालनी है तो आप लिखो क्या, ΔZ। ΔZ। अगर I2 निकालना है तो ΔZ। I3 निकालना है तो ΔZ। अब ये ΔZ ये क्या चीज़ है? अभी सुनो बात को। ΔZ क्या है? ΔZ है डिटर्मिनेंट ऑफ इम्पीडेंस मैट्रिक्स, मतलब प्रतिबाधा जो मैट्रिक्स है उसका सारणिक है। प्रतिबाधा मैट्रिक्स का सारणिक निकालना है, मतलब आपकी जो प्रतिबाधा मैट्रिक्स है ये, इसका सारणिक निकाल लो। सारणिक तो निकालना आता है ना, डिटरमिनेंट निकालना आता है कि ये इसको रख लो, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, वो जो सिस्टम है तो वो डिटरमिनेंट है किसका? Z का। समझ में आई बात? अरे चमक रही है ना बात। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि Z जो मैट्रिक्स है उसका सारणिक है। क्लियर है? अरे समझ गए ना, मतलब मोड निकालना अब इसका डिटरमिनेंट का मतलब हो गया कि मोड निकालना उस मैट्रिक्स का। क्लियर है? दूसरा ये ΔI क्या है, इस ΔI को समझ लेना। ΔI थोड़ी अलग चीज़ है। क्या है ΔI? ΔI क्या है? ΔI के लिए ऐसे करना होता है, जैसे ΔI निकालना है तो ΔI के लिए क्या करना है आपको, ये जो वोल्टेज का मैट्रिक्स है ना, ये वाला ΔI निकालना है, तो ये जो 1 वाला कॉलम है ना इसमें Z में, इसकी जगह उसको रिप्लेस कर दो, मतलब इसको यहाँ से हटा दो ये कॉलम और ये कॉलम लिख दो यहाँ पर। मतलब जैसे इसको हटा दिया तो वहाँ पे क्या E00 है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा E00। तो फिर ये जो बनेगा मैट्रिक्स, इसका जो डिटरमिनेंट होगा वो क्या होगा? ΔI। अगर ΔI निकालना है तो ΔI के लिए क्या करेंगे, ये सेकंड कॉलम को इससे रिप्लेस कर देंगे, मतलब ये इस सेकंड कॉलम की जगह लिख देंगे। ΔI के लिए ये थर्ड की जगह लिख देंगे। आई बात समझ? तो मैं एक के लिए बता देता हूँ। तो हम लोग ΔI निकालेंगे तो ये E00 यहाँ पे लिख दूंगा मैं। अरे क्लियर है ना? तो E00 हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं इसके। तो चलो भैया लिख देते हैं। तो ΔI क्या है? ΔI है ये जो सारणिक बना रहा हूँ ना, इसका मोड आ जाएगा तो E00। बाकी का तो जो Z का मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट लिख देंगे। तो
ये पहला टर्म तो मैंने इसकी जगह E00 लिख दिया, बाकी ऐसा का ऐसा, तो -Z3 0, वो बाकी का लिख दो -Z3 0, तो ये है -Z3 0, यहाँ पे था -Z5, यहाँ पे था -Z5, यहाँ पे था Z4 Z5, यहाँ पे था Z2 और Z3 और Z2 Z3 और Z5 था आई थिंक यहाँ पे। इसको थोड़ा ठीक लिखो क्या, जगह कम पड़ गई, चलो कोई बात नहीं, जगह कम पड़ गई तो लिख लेते हैं इसको अच्छे से। ये यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे क्या है Z2 Z3 और Z5 और यहाँ पे क्या है -Z5, यही है ना, ये तो यहाँ से लिख रहा हूँ मैं, यही तो लिख रहा हूँ, Z2 Z3 Z5 ये लिख दिया, ठीक है। तो ये जो आया है क्या आया, Δ1 ऐसा आ गया। Δ2 लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, ये वाला कॉलम यहाँ पर आएगा, बाकी वो वैसा वो, मतलब सेकंड कॉलम को रिप्लेस करना है। Δ3 लिखूंगा तो थर्ड कॉलम को रिप्लेस करना है, ठीक है। तो ये एक जनरल एक अलग मेथड है, क्रेमर रूल बोलते हैं इसको, क्रेमर का नियम बोलते हैं। तो क्रेमर के नियम से हम लोग ऐसे I1 निकाल सकते हैं, अगर I2 निकालना हो तो I2 भी निकाल सकते हैं। I2 को ले क्या करूँगा, Δ2 बाई Δz, सिमिलरली यहाँ पे लिख देता हूँ सिमिलरली, इसी प्रकार, स्पेलिंग ठीक है क्या, स्पेलिंग मुझे नहीं पता, स्पेलिंग आप देख लेना। I3 इक्वल्स टू Δ3 अपॉन Δz, तो ये I3 का आ जाएगा, ये I2 का आ जाएगा, ऐसे तो Δ2 और Δz ये सब कुछ निकाल सकते हो। ये कहाँ पर हमने क्या किया है, हमने किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है उसका एनालिसिस कंप्लीट कर लिया। तो एनालिसिस कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो एक सर्किट लिखा, उस सर्किट के लिए मैंने KVL लगा के 3 समीकरण निकाल लिए, और इन 3 समीकरणों के लिए I1 I2 I3 के मान निकालने। तो I1 I2 और I3 के मान निकालने के लिए मैंने मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लिया उनको, और उस मैट्रिक्स को हल किया है, सोल्व किया है उसको। ये मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लिया हमने सबसे पहले तो इसको, ये मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लिया, इसको इम्पीडेंस मैट्रिक्स बोल दिया, प्रतिबाधा मैट्रिक्स बोल दिया, इसका करंट मैट्रिक्स बोल दिया, इसको वोल्टेज मैट्रिक्स बोल दिया। फिर इसको मैंने बोला कि जो प्रतिबाधा मैट्रिक्स है ये इस तरीके से है, इसको पहले को Z11 बोलेंगे, Z12 Z13, और Z11 का क्या मतलब है, Z12 का क्या मतलब है, Z13 का क्या मतलब है, इन सब के मतलब पता चल गए। और ये फिर ये I1 I2 और I3 कैसे डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, ये ठीक है। ये यहाँ पर किरचॉफ लॉ का क्या हो जाता है, अपने पास में एनालिसिस हो जाता है सेकेंड लॉ का। तो एग्जाम में कई बार ऐसे पूछता है, ओम का द्वितीय नियम लिखिए, या सॉरी किरचॉफ का द्वितीय नियम लिखिए और उसका एनालिसिस कीजिए, उसका विश्लेषण कीजिए। तो राइट डाउन द सेकेंड लॉ ऑफ किरचॉफ एंड डू द एनालिसिस बाय द सर्किट। तो सर्किट में किस तरीके से उसका एनालिसिस कंप्लीट करना है वो ऐसे कर सकते हो, ठीक है। जब तक एनालिसिस नहीं पूछा जाए, हमने को एनालिसिस नहीं लिखना है। तो कई बार 1.5 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ लेता है कि किरचॉफ का नियम बताओ और उसका एक एनालिसिस, दोनों में से एक ही एनालिसिस पूछेगा, दोनों तो पूछेगा नहीं, क्योंकि दोनों बहुत लेंथी हो जाते हैं फिर। क्लियर है। तो ये किरचॉफ का एनालिसिस हो गया है, किरचॉफ लॉ का। क्लियर है, चलो ठीक है भैया, ये हम लोग लेक्चर ख़त्म करते हैं।